हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। वीडियो में जाने से पहले आपको कहेंगे कि थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जो हिंदी माध्यम के आपके दोस्त वगैरह हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताइए वीडियो के बारे में, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और उनको थोड़ा उपयोग करने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं? 3 ऑप्शन दे रखे हैं। जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना, वनस्पति की मृत्यु। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तीनों तत्वों की बात करते हैं। क्या है? एक तो है यूरिया, एक है कोयला और एक है नॉर्मल कोई वनस्पति। तो सबसे पहला पॉइंट है यूरिया। यूरिया क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। और उत्सर्जन कहाँ मिलेगा? जमीन में या मृदा में मिलेगा। और यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CONH2NH2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? नाइट्रोजन इसमें होता है, यूरिया में बिल्कुल होता है। और हम डेली इन जनरल सुनते भी हैं कि मृदा में जो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए यूरिया का छिड़काव किया जाता है, बिल्कुल नॉर्मल है। यूरिया जो NPK है, NPK, इसमें भी हमने देखा है। ये क्या है? यहाँ पर नाइट्रोजन, इसके लिए क्या करते हैं? यूरिया मिक्स करते हैं। बस सिंपल सा पहला पॉइंट हो जाता है करेक्ट। दूसरे पॉइंट से पहले हम थोड़ा तीसरे पॉइंट के बारे में देखते हैं। तीसरा पॉइंट है वनस्पति की मृत्यु, यानी कि कोई पेड़ है वह गिरकर जमीन में मिल जाता है, तो अब उसकी जो पत्तियां हैं या फिर उसके जो और अंश हैं उनका क्या होगा? अपघटन होगा। और अपघटन होगा तो इसके जो तत्व वगैरह हैं, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो भी इसके अंदर हैं वह किसमें? मृदा में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो जो जैविक पदार्थ हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। और प्रोटीन का मुख्य घटक क्या है? वो है एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इसके साथ ही जो अमोनिया है वो भी वनस्पति का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो इनके अपघटन से मृदा में क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट में, जो कि बहुत ही ट्विस्ट वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना। कोयले को क्या कर रहे हैं? दहन कर रहे हैं। अगर कोयले का सीधा मृदा में मिक्स कर दे तो क्या होता? नाइट्रोजन बढ़ती, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? कोयले का दहन करना, जलाना। कोयले का जो निर्माण होता है वो किससे हुआ है? वह हुआ है जैविक पदार्थों से हुआ है, क्योंकि ये क्या है? फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल है और फॉसिल फ्यूल का निर्माण जैविक पदार्थों से हुआ है। तो जैविक पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है, तो सीधी सी बात है कोयले में नाइट्रोजन होगा ही होगा, एकदम सिंपल है। लेकिन यूपीएससी ने स्पेसिफिक यहाँ पर दिया गया है, पहले तो पूछा है मृदा में बढ़ाते हैं नाइट्रोजन को, और यहाँ पर दिया है कोयले को जलाना। कोयले को अगर जलाते हैं, कोयले का दहन करते हैं, दहन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन रिएक्शन करके क्या बन जाता है? NO2 में बन जाता है और गैस के रूप में वातावरण में चला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कोयले के दहन से जो नाइट्रोजन है वो कहाँ चला जाता है? पूरा का पूरा वातावरण में चला जाता है और मृदा में नहीं मिलता है। और यही नाइट्रोजन बाद में क्या होता है? अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी में पहुंचता है। तो सीधा तो नहीं पहुंचा जलाने से, वो तो बाद की प्रोसेस होगी किस प्रकार से पहुंचा। लेकिन यहाँ पर पूछा है मनुष्य द्वारा कोयले को जलाने से नाइट्रोजन मिक्स हो रही मृदा में? बिल्कुल नहीं हो रही है। हालांकि अगर इस प्रश्न को मैं एग्जाम हॉल में करता तो इसका आंसर डी करता। इसका आंसर तो सी है, लेकिन इसका आंसर डी करता। क्यों करता डी आंसर? यहाँ पर लॉजिक की बात है थोड़ी सी, कि किसी भी पदार्थ को जलाएंगे तो कुछ ना कुछ उसका उपोत्पाद राख के रूप में बचेगा, और वह राख के रूप में बचेगा तो मृदा में मिक्स होगा। अगर उसमें कोई तत्व नाइट्रोजन या कार्बन या कुछ भी है तो उसका अवशेष राख के रूप में कुछ तो कुछ होगा, तो वह क्या होगा? मृदा मिक्स होगा। लेकिन नाइट्रोजन है वह पूर्ण रूप से हवा में चला जाता है NO2 के रूप में, गलत हो जाता है यहाँ पर दूसरा पॉइंट। लेकिन अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको लॉजिक पे जाना है। लॉजिक क्या है? कि कोई ना कोई पदार्थ जलाएंगे तो उसके तत्व किसी न किसी रूप में मृदा में राख के रूप में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर तो आंसर सी है, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न फिर से आए तो आपको डी पे ही जाना है, लॉजिक पर जाना है, फैक्ट पे थोड़ा कम जाना है, क्योंकि हमें फैक्ट पूरे याद भी नहीं होते। ये तो एक बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। अगर इस प्रकार का यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो आपको आंसर ऑल ऑफ द अबव करना है। ऐसा क्वेश्चन आपका इससे एक आधा गलत जरूर हो जाए, लेकिन इस प्रकार के 20 क्वेश्चन आपके सही होंगे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किन में सिंह पूंछी मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर है प्राकृतिक आवास की बात कही गई है। प्राकृतिक आवास क्या है? वहाँ पर नेचुरल रूप से मिलते हैं, यानी कि वहीं पर वह उनका वास स्थान है। यहाँ पर पूछा है प्राकृतिक रूप से। हालांकि जो सिंह पूंछी मकाक है वह किसी और राज्य की चिड़ियाघर में मिल सकता है, मिलने को मिल जाएगा, ले जाए वहाँ पर चिड़ियाघर में, लेकिन फिर वो क्या होगा, वो होगा कृत्रिम आवास उसका, वो उसका प्राकृतिक आवास नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर यूपीएससी ने स्पेसिफिक लैंग्वेज पर ध्यान दिया है। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखो, जलाने का स्पेसिफिक वर्ड दिया है, यहाँ पर मर्दा में बढ़ाते हैं वर्ड दिया है। तो आपको यूपीएससी के जो की वर्ड है उनको स्पेसिफिक हाईलाइट करना है। अब हम थोड़ा जानते हैं सिंह पूंछी मकाक के बारे में। ये इस प्रकार का दिखता है लॉयन टेल्ड मकाक। इसका IUCN स्टेटस क्या है? ये है इंडेंजर्ड। इसको वांडेरू भी बोलते हैं, वांडेरू इसका दूसरा नाम है वहाँ पर। और दाढ़ी वाला मंकी भी इसे बोला जाता है, दाढ़ी वाला मंकी। और यह कहाँ पर पाया जाता है? यह पाया जाता है नीलगिरी हिल्स, जो कि कहाँ पर फैली हुई है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में। और ये सर्वाहारी होते हैं। इनका गर्भ धारण काल है वह 6 महीने का होता है। और जो नीलगिरी हिल्स है वह पश्चिमी घाट का पार्ट है। नीलगिरी हिल्स के बारे में हम जो आगे कोई क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर पूछा गया था प्राकृतिक आवास के रूप में किन राज्यों में पाया जा सकता है? ये रहे 4 राज्य, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब आप सोच सकते हैं कि ये चारों राज्य तो क्या है, आपस में चिपके हुए हैं। जैसे कर्नाटक के जस्ट पास में कौन है? आंध्र प्रदेश। और इधर तमिलनाडु, केरल, चारों साउथ के राज्य हैं, तो चारों में मिल सकता है। लेकिन जो ये मकाक है ये पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है, पश्चिमी घाट के नीलगिरी हिल्स में, पूर्वी घाट में नहीं। और आंध्र प्रदेश में क्या आता है? पूर्वी घाट। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन क्या होता है? गलत हो जाता है, आंसर होता है ए। अब यहाँ पर पश्चिमी घाट की बात की है, तो पश्चिमी घाट में तो महाराष्ट्र भी आता है। तो अगर आगे क्वेश्चन आ जाए क्या महाराष्ट्र में ये लॉयन टेल्ड मकाक पाएगा? बिल्कुल नहीं। यह जो नीलगिरी हिल्स वाला एरिया है वहीं पर मूलतः पाया जाता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? बौद्ध धर्म के बारे में NCERT में पढ़ते हैं या फिर नितिन सिंघानिया में पढ़ते हैं तो चैत्य और विहार का नाम तो आता ही आता है। चैत्य और विहार का नाम आपने सुन रखा होगा। चैत्य क्या है? चैत्य है मंदिर। किसका? बौद्धों का। बौद्धों के मंदिर को क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। मंदिर में क्या होती है? पूजा अर्चना होती है। तो चैत्य क्या होगा? बौद्धों का पवित्र स्थान जहाँ पर पूजा होती है। चैत्य क्या है? बौद्धों का पवित्र स्थान जहाँ पर पूजा होती है। और चैत्य का जो अर्थ क्या होता है? वह होता है अंतिम संस्कार का ढेर, अंतिम संस्कार का ढेर। और जो बौद्ध धर्म में पूजा स्थल बनाए गए हैं या फिर जो स्तूप वगैरह बने हैं वो किस पे बने हैं? जो महान व्यक्ति हैं जैसे भगवान बुद्ध हो गए या फिर उनके जो अनुयायी जो श्रेष्ठ रहे उनके जो अवशेष थे, अवशेष उन्हीं पर बनाए गए, उन्हीं पर बनाए गए। तो क्या हो गए? चैत्य क्या है? पूजा का स्थान है। और चैत्य का अर्थ क्या होता है? अंतिम संस्कार का ढेर। ये यूपीएससी कभी पूछ ले आपसे कि चैत्य का अर्थ क्या होता है। दूसरा यहाँ पर वर्ड है विहार। आपने सुना होगा नौका विहार, वन विहार। तो विहार का सामान्य अर्थ तो क्या होता है? आमोद प्रमोद, यहाँ पे एंजॉयमेंट का जो स्थान होता है वो विहार हो गया। लेकिन यहाँ पर विहार का मतलब है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। 2 चीजें हो गई, एक ये चीज हो गई, एक यहाँ पर आप देखिए ये चीज हो गई। यहाँ पर क्या करते थे? बौद्ध भिक्षु रहते थे, तो ये क्या हो गई? विहार। और जब उनका पूजा करने का मन होता तो आ जाते यहाँ पर चैत्य में। तो चैत्य हो गए पूजा अर्चना वाला स्थान और विहार हो गए भिक्षुओं का निवास स्थान। अब कुछ मेजर जो चैत्य या फिर विहार उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले विहार के बारे में देखते हैं। तो नालंदा क्या था? एक विश्वविद्यालय है, लेकिन नालंदा में क्या है? एक विहार भी है, क्योंकि वहाँ बहुत भिक्षु रहते थे। और इसका निर्माण किसने किया? किसने? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त कौन था? जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका पुत्र था। उसके अलावा एक आता है विक्रमशिला, यह कहाँ पड़ता है? बिहार में। और इसका निर्माण किसने कराया? धर्मपाल ने। एक आता है आपका सोमपुर, यह कहाँ पर आता है? यह बांग्लादेश में। और इसका निर्माण भी किसने कराया? धर्मपाल ने। तीसरा आता है
ओदंतपुरी। और ओदंतपुरी कहाँ पर है? बिहार में। और इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया है पाल राजा गोपाल ने। एक और फेमस नाम आता है इसके साथ ही, जगदल। जगदल ये कहाँ पर है? ये है बांग्लादेश में। और इसका निर्माण कराया है रामपाल ने, जो कि एक प्रमुख पाल शासक था। चैत्य में आपने सुने होंगे कारला चैत्य, कारले चैत्य, नासिक चैत्य, नासिक चैत्य। और नासिक चैत्य का दूसरा नाम क्या है? पांडुलेना गुफा, पांडुलेना गुफा। भाजा चैत्य, भाजा चैत्य ये कहाँ है? पुणे में है। कारले चैत्य भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये हो गया चैत्य और विहार के बारे में मेजर। अब चलते हैं आंसर पर। तो पहला पॉइंट है विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। ये उल्टा है। चैत्य क्या होते हैं? पूजा स्थल। विहार होते हैं निवास स्थान। दूसरा पॉइंट है चैत्य पूजा स्थल होते हैं, चैत्य पूजा स्थल होते हैं, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। एकदम करेक्ट बात। आंसर तो हो जाता है। आगे पॉइंट पढ़ लेते हैं। चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है, जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। ये भी पॉइंट हो जाता है गलत। और अंत में दिया हुआ है दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं है। यहाँ पर वस्तुपरक अंतर बी ऑप्शन में बिल्कुल दिया गया है। तो जो आंसर क्या हो जाता है? बी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? यहाँ पर क्या वर्ड आ रखा है? निर्वाण। और प्रश्न में क्या पूछा गया है? सर्वश्रेष्ठ। वर्ड पे जाना है, एकदम स्पेसिफिक पूछा है कि इन चारों में से सबसे बेस्ट इसका आंसर कौन होगा? निर्वाण का सबसे बेस्ट। हालांकि इन चारों का मतलब ही क्या है? निर्वाण है। आप गूगल कर लेना, ये चारों का मतलब क्या निकल के आएगा? निर्वाण ही निकल के आएगा, निर्वाण ही निकल के आएगा। लेकिन यूपीएससी ने स्पेसिफिक पूछ लिया है कि सर्वश्रेष्ठ मतलब कौन सा है भाई, बता दो सबसे अच्छा कौन सा है। वो तो चारों भी सकते हैं, आप वापस आकर नहीं बोलो कि चारों मतलब है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है वो बताइए। तो सबसे पहले हम समझते हैं निर्वाण के बारे में। निर्वाण का सामान्य अर्थ क्या होता है? वासनाओं का दमन, जो इच्छाएं हैं उनका दमन करना, इच्छाएं, लालच जैसे जो अवगुण है उनका दमन करना पूर्ण रूप से। और निर्वाण किसके अर्थ में आया गया है? यह है व्यक्तिगत मोक्ष। जब मिल जाता है किसी को व्यक्तिगत मोक्ष, उसे बोलते हैं निर्वाण मिल गया उसको। आज भी यूज होता है कि ये आदमी निर्वाण की प्राप्ति कर चुका है, यानी कि इसे संसार से कुछ लेना देना नहीं है। यह संसार के जो सारा धन गहना दौलत शौहरत है सबसे ऊपर उठ चुका है, इसे क्या मिल चुका है? निर्वाण मिल चुका है। सामान्य अर्थ में इसका यूज भी करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत मोक्ष, यानी कि किसी भी प्रकार के जो मोह माया है उससे पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। किस प्रकार से? स्व अनुशासन, अपने अंदर अनुशासन लाया और ध्यान के माध्यम से। भगवान बुद्ध ने निर्वाण कैसे पाया था? स्व अनुशासन और ध्यान से तो पाया था। उन्होंने अपने शरीर पर पूर्ण रूप से अपना क्या कर लिया था? कंट्रोल कर लिया था। भूख प्यास सब उनके क्या थी? नियंत्रण में थी, सर्दी गर्मी सब कुछ। और उन्होंने क्या किया था? तप त्याग ध्यान किया था, जिससे उनको क्या हुआ? निर्वाण, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वह क्या हो गए? व्यक्तिगत मोक्ष के स्तर को छू गए थे। वे पुनर्जन्म व पीड़ा से मुक्ति पा चुके थे। निर्वाण का मतलब किसी भी प्रकार से शारीरिक मृत्यु से नहीं है। आप समझ लो कि कोई आदमी मर गया, निर्वाण प्राप्त कर लिया, ना, शारीरिक मृत्यु और निर्वाण का कोई लेना देना नहीं है। निर्वाण का मतलब है जीवित व्यक्ति ही इच्छाओं का अपना दमन कर लेता है, उसका अर्थ है निर्वाण। कोई मर गया, वो क्या दमन करेगा? उसने क्या अपने खुद पे कंट्रोल किया? जिंदा है वो अपने इच्छाओं पे कंट्रोल कर रहा है, वो उसी तो बोलेंगे असली व्यक्ति, असली जो निर्वाण प्राप्त करने वाला। और जो निर्वाण वर्ड है, निर्वाण, यह मोक्ष के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह वर्ड मोक्ष के रूप में यूज किया जाता है। जो हीनयान संप्रदाय है, जो बौद्ध धर्म है, उसमें दो संप्रदाय हैं, हीनयान व महायान। जिसमें जो हीनयान संप्रदाय है, जो कि पुराना संप्रदाय था, वह निर्वाण वर्ड का यूज करता है। वह उसके जो संत है वो क्या करना चाहते हैं? वो निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हैं। जबकि जो महायान है वह महायान निर्वाण प्राप्त करना नहीं चाहते, वे चाहते हैं बोधिसत्व की प्राप्ति करना, बोधिसत्व। तो आप यहाँ पर दो वर्ड देख रहे हैं, निर्वाण और बोधिसत्व। निर्वाण कौन करते हैं? निर्वाण की प्राप्ति कौन करते हैं? हीनयान वाले संत, और बोधिसत्व महायान। हीनयान और यहाँ पर थेरवाद भी, और बोधिसत्व कौन? महायान।
निर्वाण का अर्थ तो था वासनाओं का समन, इच्छाओं की मृत्यु या फिर व्यक्तिगत मोह, पुनर्जन्म व पीड़ा से मुक्ति पा लेना। जबकि बोधिसत्व का सामान्य अर्थ है बुद्धत्व की प्राप्ति करना। बुद्धत्व की प्राप्ति करना यानी कि वह व्यक्ति जो बुद्ध बनने वाला है। जैसे जो बुद्ध के समान और वर्ड यूज किए जाते हैं, वज्रपाणी, मंजूषा, ये सब क्या है? ये सब बोधिसत्व है। बोधिसत्व का अर्थ क्या होता है? बौद्ध चित्त विकसित कर लेना। बौद्ध चित्त यानी कि बुद्ध के समान चित्त है वह विकसित कर लेना, वही क्या है? बोधिसत्व है। और यह बौद्ध चित्त विकसित करके क्या करना चाहते हैं? यह संसार से दूर जाना बिल्कुल नहीं चाहते। जिस प्रकार से निर्वाण प्राप्त करने वाले क्या चाहता है? संसार से एकदम दूर हट गए और इच्छाओं पर दमन करके, इच्छाओं पर कंट्रोल करके निर्वाण प्राप्त कर लिया। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं जागृति लाना, समाज में जागृति लाना। इन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान का यूज करना और उस ज्ञान को यूज करके अन्य प्राणियों में जागृति लाना, अन्य प्राणियों को जगाना कि भाई असली जीवन है क्या, आप तो क्या कर रहे हो। लेकिन निर्वाण वाला व्यक्ति जो समाज से वो हट जाता है और ये क्या करते हैं? पुनर्जन्म का जो चक्र है उसमें बने रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बार बार जन्म लेके क्या करना चाहते हैं? लोगों को जागृत करना चाहते हैं। जबकि जो निर्वाण वाला व्यक्ति है वह पुनर्जन्म और पीड़ा से एकदम मुक्त हो जाता है। जो बौद्धिक तत्व है वह वापस जन्म लेगा, वह पुनर्जन्म में बना रहेगा, अपने जो बुद्धत्व का है यूज करके लोगों में जागृति लाना चाहता है। ये हो गया निर्वाण और बोधिसत्व का अर्थ। निर्वाण है वह यीन यान से संबंधित है, बोधिसत्व महायान से संबंधित है। निर्वाण में व्यक्ति पुनर्जन्म से दूर चला जाता है, बोधिसत्व में पुनर्जन्म में बना रहता है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। यहाँ पर पूछा है निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। ये चारों ही निर्वाण के अर्थ हैं। लेकिन निर्वाण का मूल क्या है? किसी भी प्रकार की इच्छाओं का दमन करना। तो यहाँ पर है तृष्णा रूपी अग्नि, जो अपने मन में जो इच्छाएं आती है, किसकी? धन की, वैभव की, फेमस होने की, जो भी इच्छाएं हैं, ये सारी इच्छाएं दमन हो जाती हैं, उसे ही बोलते हैं निर्वाण को प्राप्त कर लिया। तो इसका आंसर हो जाता है सबसे अच्छा ए। हमारा अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? एकदम सिंपल क्वेश्चन। यहां पर क्या पूछा है? देश के शासन के लिए कौन आधारभूत है? अब आप सोचेंगे सीधा कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तो कौन होते हैं? मूल अधिकार होते हैं, जिन्हें क्या होता है, जो न्यायपालिका होता है उससे बैकिंग भी होती है। तो आप सीधा करेंगे भाई सबसे ज़्यादा मेन आधारभूत कौन हो गए? मूल अधिकार हो गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं। और यूपीएससी ने सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है? मूल अधिकार दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया? देश के शासन के लिए आधारभूत। और देश के शासन में क्या आता है? देश के शासन में सरकार आती है। और सरकार को क्या करना होता है? सरकार को करना होता है समानता की स्थापना। और समानता की स्थापना की बात कौन करता है? अनुच्छेद 38। और क्या करता है? शासन में पंचायत की स्थापना करना, शासन को सुदृढ़ बनाना, लोगों की भागीदारी बढ़ाना स्वशासन में। इसकी बात कौन करता है? इसकी बात करता है डीपीएसपी 40। और शासन की जिम्मेदारी क्या है? शिक्षा की व्यवस्था करना, जिसकी बात भी कौन करते हैं? डीपीएसपी करता है। वनों की रक्षा करना। और शासन का काम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर करना। उसकी बात कौन करते हैं? डीपीएसपी करते हैं। और डीपीएसपी का मेन लाने का कारण भी क्या था? कि वे सरकार को क्या बनाते हैं? सामाजिक रूप से क्या बनाते हैं? न्याय संगत बनाते हैं। और आर्थिक रूप से समान समाज की स्थापना करते हैं। ये क्या डीपीएसपी का उद्देश्य है? सामाजिक न्याय की स्थापना करना और आर्थिक समानता सुनिश्चित करना। उसके लिए क्या करता है? ये सरकार को मार्गदर्शक है कि सरकार जो भी नियम वगैरह बनाएगी, जो भी रूल बनाएगी, उसमें क्या डीपीएसपी का ध्यान रखेगी। यानी कि ये उनके लिए क्या होंगे? गाइड के रूप में काम करेंगे डीपीएसपी। कि किसी भी प्रकार की योजना बना रहे हैं उससे किसी भी प्रकार की असमानता तो नहीं हो रही, किसी के जो न्याय है उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा, उसको सरकार को बताने का काम कौन करते हैं? डीपीएसपी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनकी चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। बहुत ही आसान क्वेश्चन। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो जनता ने विरोध किया। साइमन गो बैक, आपने स्कूल सुना ही होगा ये नारा। तो यह साइमन गो बैक का नारा यानी कि साइमन कमीशन का विरोध हुआ। यह आंदोलन हुआ क्यों? इसका रीजन क्या था?
सबसे पहले हम जानते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी 1927 में। स्पेसिफिक रूप से बोलें तो नवंबर 1927 में। इसकी स्थापना क्यों हुई थी? इसकी स्थापना के लिए थोड़ा इतिहास में जाते हैं। 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो संवैधानिक सुधार था। उसमें यह बोला गया था कि 10 साल बाद हम एक आयोग का गठन करेंगे। क्या? भारतीय वैधानिक आयोग का गठन करेंगे, एक वैधानिक आयोग बनाएंगे जो क्या करेगा? जो करेगा संवैधानिक सुधार की बात करेगा, संवैधानिक सुधार की करेगा। तो ये आयोग बना। अब संवैधानिक सुधार तो क्या थे? भारत के लिए अच्छे थे। भारत के लोग भी चाहते थे कि भारत में संवैधानिक सुधार हो। तो भारत वाले खुश हो गए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कि हाँ क्या बात है, 10 साल बाद आने वाला है आयोग, हमें तो डोमिनियन स्टेट है या कुछ भी अच्छा मिल सकता है। लेकिन हुआ क्या? खेला हो गया। बनना कब था ये? 1919 से 1929 में बनना था, 10 साल बाद। लेकिन सरकार ने क्या किया? 2 साल पहले ही बना दिया। और इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य। और सातों के सातों क्या थे? सातों के सातों थे विदेशी, यानी कि अंग्रेज थे, बाहरी थे। अब भारतीय कह रहे ये क्या बात होगी? संवैधानिक सुधार कर रहे हो, कर किसके लिए हो रहे हो? हमारे लिए कर रहे हो ना। भारत में संविधान सुधार ला रहे हो, लेकिन आपने सदस्य सारे कौन से जोड़ दिए? बाहरी जोड़ दिए। तो हम क्या यहाँ पर विरोध करने ही बैठे हैं क्या? हम क्या मेंबर नहीं बन सकते? तो भारतीयों ने किया विरोध इसका कि भाई हमें भी मेंबर बनाओ। यानी कि सारे के सारे सदस्य विदेशी होने पर भारतीयों ने इसका विरोध किया। जो साइमन कमीशन था, हालांकि उसका ऐसे विरोध नहीं था, भारत वाले खुश थे कि संवैधानिक सुधार के लिए कोई ना कोई कमीशन बने। लेकिन अंग्रेज संवैधानिक सुधार चाहते ही नहीं थे। उनकी मंशा यहीं पर साफ हो गई, क्योंकि उन्होंने सभी सदस्य बाहरी रखे। और अब बाहरी सदस्य भारत वाला डिसीजन करेंगे तो भारत वाले क्या ऐसे बैठे हैं? तो उन्होंने क्या? विरोध। तो हुआ साइमन कमीशन का विरोध। ये था इसकी पृष्ठभूमि। अब साइमन कमीशन के विरोध में एक महत्वपूर्ण घटना भी हुई। क्या हुई? लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। कब? 17 नवंबर की बात है ये, 1928। लाला लाजपत राय जी विरोध कर रहे थे। पर क्या हुआ? एक सैंडर्स नाम के भाई साहब थे, उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे क्या होगी? लाला जी की मृत्यु हो गई। ये तो एक इसका मेन इंसिडेंट हो गया। अब जब साइमन कमीशन भारत आया था, उस टाइम वायसराय कौन थे? उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड इरविन। और साइमन कमीशन बना तो नवंबर 1927 में था। भारत कब आया? फरवरी 1928 में। और साइमन कमीशन के विरोध में ही क्या बना? नेहरू रिपोर्ट बनी। नेहरू रिपोर्ट कब बनी? दिसंबर 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट के ही असहमति के आधार पर 14 सूत्री मांगे किसने रिलीज की? जिन्ना जी ने 14 सूत्री मांग। कब की? मार्च 1929 में। ये तो हो गई साइमन कमीशन की बात। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। तो प्रश्न पूछा गया है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? पहला पॉइंट है, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। पॉसिबल ही नहीं है। भारतीय तो चाहते हैं ना कि कोई भी अगर अंग्रेज संविधान बना रहे, भारतीय तो चाहते हैं उसका पुनरीक्षण हो, उसमें सुधार हो, वापस थोड़ी शक्ति हमें और ज़्यादा दी जाए। तो ये तो पॉइंट एकदम विशुद्ध रूप से गलत हो गया, लॉजिक से सोचे तो भी। दूसरा पॉइंट है, साइमन कमीशन ने राज्यों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। हालांकि ये बात सही है, साइमन कमीशन ने जो द्विशासन था प्रांतों में, उसकी समाप्ति की बात की थी। उसके आधार पर जो 1935 का अधिनियम आया था, उसमें द्विशासन को समाप्त भी कर दिया गया था राज्यों के अंदर। लेकिन यह इसका कारण नहीं है, इसके कारण भारतीय जन आंदोलन नहीं हुआ था। तीसरा पॉइंट है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अभी हमने देखा कि भारतीय ने विरोध क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे संवैधानिक सुधार में भारतीय भी शामिल हो, भारतीय लोग अपना सुधार अपने हिसाब से कर सके, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये भारतीय लोग ही जानेंगे। लेकिन भारत के किसी सदस्य को जोड़ा नहीं, तब भारतीय ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया। तो ऑप्शन आंसर हो गया सी। डी पॉइंट है, साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। इस प्रकार की साइमन कमीशन में कोई भी बात नहीं हुई थी। ये तो हो गया हमारी आज की डिस्कशन। आप इस वीडियो को अगर अंत तक देख रहे हैं तो अपना जो फीडबैक है उसको भी ज़रूर बताइए, क्या सुधार किया जाए, किस प्रकार से डिस्कशन को और इफेक्टिव बना जाए, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।